आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे बीए पार्ट सेकंड का हिस्ट्री का सिलेबस और इस पर हम देखेंगे कि हमें कितने पार्ट कवर करने से, कौन कौन से चैप्टर कवर करने से हमारे लिए 100% पाठ्यक्रम पूरा हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से हमें पाठ्यक्रम पर यदि आपको अधिक अंक बनाने हैं तो आपको पाठ्यक्रम का पूरा अध्ययन करना चाहिए कि पाठ्यक्रम में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़ने से हमारे लिए पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो जाते हैं। यानी इसमें क्या है कि जैसे खंड जो होते हैं, ए बी सी जो खंड होते हैं, उनका विभाजन ही इसी प्रकार होता है कि यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं तो हमारे लिए, यानी थोड़ी सी मेहनत में भी हमारे नंबर है वो अच्छे आ जाते हैं। वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे पाठों का अध्ययन आपको करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन सब्जेक्ट्स में जितने जो पार्ट है उन पार्टों का आपको गहनता से अध्ययन करना चाहिए। लेकिन यदि मान लो कई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत अधिक, यानी अपनी टेक्निकल लगा करके चलते हैं, तो उनको टेक्निकल किस तरह लगानी है, यदि आपके पास सिलेबस है, सिलेबस यदि आपको याद है तो आप अच्छे से उसे याद कर सकते हैं। तो सिलेबस हमें बहुत जरूरी है देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। आपके लिए यहाँ पर हिंदी अनिवार्य, हिंदी कंपलसरी, यानी इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी जितने भी जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो सब आपको पढ़ाए जाते हैं। पेपर का पैटर्न देखिए। पेपर का जो पैटर्न है वो ए बी सी 3 पार्ट में विभाजित होता है, जिसमें पहला जो पार्ट होता है ए में आपके 10 सवाल आते हैं और वो 2 अंकों का होता है, यानी 20 अंकों का होता है। पार्ट बी में आपके 5 सवाल आएंगे जिसमें से 4 4 अंकों के होंगे, 20 होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, एक आंतरिक विकल्प नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जिसमें इन प्रश्नों में भी आंतरिक विकल्प होता है, जैसे यानी प्रत्येक के पीछे अथवा वाले प्रश्न होते हैं। लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में नहीं भी होता है। तो ये आप देख सकते हैं। वैसे प्रश्न इतने ही आने हैं, 5 x 4 ही आने हैं, यानी 20 अंक। पार्ट बी है वो 20 अंकों का ही होना है, पार्ट ए वो 20 अंकों का होना है, पार्ट सी आपके लिए 60 अंकों का ही होना है, उसमें आपको 3 क्वेश्चन ही करने हैं। लेकिन उसमें सभी में आंतरिक विकल्प होता है। आंतरिक विकल्प जैसे, यानी जैसे पार्ट सी है तो 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और 20 का एक प्रश्न होता है तो 60 होते हैं। अब क्या होता है कि इसमें प्रत्येक खंड में से, जैसे ए बी सी, ये 3 खंडों में हम विभाजित करेंगे पाठों को। जैसे मान लो हिस्ट्री के फर्स्ट है तो इसमें जैसे 18 पार्ट है, तो इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित करके इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। जैसे एक पार्ट होता है वो थोड़ा छोटा होता है, एक पार्ट होता है बड़ा भी हो जाता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट है, कौन से पार्ट में कम पार्ट है, उनको याद करते ही अपने लिए, क्योंकि उस पार्ट में से सवाल तो आने निश्चित है। तो प्रत्येक खंड में से 2 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक खंड में से, जैसे एक खंड में से भी 2 प्रश्न आएंगे, बी में से 2 आएंगे, सी में से 3 आएंगे, 2 आएंगे, तो 3, यानी इस प्रकार 6 प्रश्न आएंगे, 6 में से आपको 3 करना होगा। यूं कह सकते हैं कि आंतरिक विकल्प होता है इसमें, यानी आपको अथवा वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। पार्ट बी में आपको, यानी सभी यूनिवर्सिटीज में नहीं होता है, कई यूनिवर्सिटीज में होता है। जैसे मान लो इसमें पार्ट बी में भी जो है हिस्ट्री में ही, बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं होता, हिस्ट्री में जो है इस प्रकार की ये पेपर पैटर्न दिया हुआ होता है। तो ये आप समझ गए कि ए बी सी में विभाजित हुआ। अब हमारे लिए जो है पहला जो पेपर है, उस पहला पेपर का है, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास। आपके पेपर क्या है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये सभी के लिए सेम है। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो सभी यूनिवर्सिटीज में चलता है। तो इसमें आपके पहला खंड जो ए है, ए खंड में आपको एक तो दिल्ली सल्तनत के काल के स्रोतों का सर्वेक्षण, तुर्की आक्रमण और राजपूत प्रतिरोध, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, खिलजी साम्राज्यवाद और तुगलकी नवप्रवर्तन, प्रांतीय राज्यों का उदय जिसमें बहमनी और विजयनगर राज्यों का योगदान, ये आपके पहला खंड है। दूसरा खंड जो होता है, खंड बी है। खंड बी में आपके क्या है, देखिए, बी में है आपके मुगल काल के स्रोतों का सर्वेक्षण, मुगल साम्राज्य की स्थापना जिसमें शेरशाह सूरी का उत्कर्ष और उसका प्रशासन दिखाना है, मुगल साम्राज्य की स्थापना, अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण।
कहने का अर्थ है कि हमें शेरशाह है, अकबर है, ये सभी पढ़ने हैं। मुगल राजनीति में नूरजहां की भूमिका, जिसको जुनता गुट कहा जाता है, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक है, हम देखेंगे। राजपूतों, सिखों, दक्षिण राज्यों, मराठा, फारस, मध्य एशिया के प्रति मुगलों की नीति, मुगलों की धार्मिक नीति, शिवाजी का उत्कर्ष और 1761 तक मराठों का विस्तार और मुगल साम्राज्य का पतन, ये आपके खंड बी में आ जाएगा। खंड बी में ये इतना आ जाएगा। खंड सी में आपके कौन कौन से हैं देखिए। खंड सी में आपके मध्यकाल 1200 से लेकर के 1761 ईस्वी तक, जिसमें राज्य में शासन कैसा रहा, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, उनका देखना है। 1200 से लेकर 1761 तक की राज्य की प्रकृति कैसी हुआ करती थी, प्रशासनिक और कृषि व्यवस्थाओं का विकास क्या था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, कृषि और उद्योग कैसे थे, व्यापार, बैंकिंग, नगरीय सेवा केंद्र ये कैसे थे, समाज और सामाजिक वर्ग जिसमें उलेमा, कुलीन वर्ग, कृषक वर्ग, दास प्रथा, स्त्रियों की स्थिति, इन सब के बारे में हमें देखना है। भक्ति आंदोलन, महाराष्ट्र और धर्म, सूफीवाद, सिख धर्म, कला एवं स्थापत्य, साहित्य की प्रगति, सांस्कृतिक समन्वय हेतु प्रयास और संस्कृति का विकास, ये आपके फर्स्ट पेपर में है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें आपको पढ़ना है। अब मध्यकालीन भारत के इतिहास के अलावा आपके दूसरा पेपर जो है वो कौन सा है? दूसरा पेपर है भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य धाराएं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य धाराएं। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो एमडीएस यूनिवर्सिटी है, तो एमडीएस यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट पेपर चलता है वो यहाँ सेकंड पेपर हो गया है। यहाँ जैसे एमडीएस यूनिवर्सिटी में आपके फर्स्ट पेपर जो चलता है भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य धाराएं या भारत का सांस्कृतिक इतिहास, वो लगभग सेम है, उसमें इसमें कोई फर्क नहीं है। तो आप पिछले साल मैंने जो पढ़ाया है वो आपके जैसे सेकेंड ईयर में भी काम करने वाला है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी बात है। और भी आपके सेकेंड ईयर के अलग से चैप्टर भी होंगे, और एमडीएस के लिए जो अलग से यानी जो सेकेंड ईयर के लिए अलग से जो हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर तो सभी में सेम है, सेकेंड ईयर के लिए जो पेपर है उसका जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या देखना है। तो इसमें भी पार्ट ए, बी और सी है, वही बात है। पार्ट ए 20 अंकों का होता है, पार्ट बी भी 20 अंकों का होता है, इसमें आंतरिक विकल्प दिए होते हैं। पार्ट सी जो है उसमें भी 6 प्रश्न है, 6 प्रश्नों में से 3 करने होते हैं। अब देखिए इसमें यानी भारतीय संस्कृति की जो मुख्य धाराएं हैं उसमें पहला है भारतीय संस्कृति का अर्थ, प्रधान तत्व और विशेषताएं। दूसरा है वैदिक धर्म की प्रस्तावना, जो हम वैदिक धर्म पढ़ चुके हैं, वैदिक धर्म तक हम आ चुके हैं। जैन धर्म ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसके भी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, सारे हम पढ़ चुके हैं। बौद्ध धर्म यहां से हमें अब पढ़ना है, जैन धर्म के बारे में पूरा पढ़ना है, जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन तक, यानी जैन धर्म क्या है, जैसे महावीर स्वामी की जीवनी है, वो सारे के सारे हमें पढ़ने हैं। वो सारे के सारे वैसे जैन धर्म के जो 2 पार्ट हैं वो दोनों आपके लिए अपलोड किए हुए हैं यहाँ तक। बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें पढ़ना है, वही बात महात्मा बुद्ध की जीवनी से लेकर के, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जहां तक तुलनात्मक अध्ययन है वहां तक हमें पढ़ना है। बौद्ध धर्म के अलावा आपके 5वां है वैष्णव धर्म और शैव धर्म, ये भी आपके अपलोड किया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं आराम से। वैष्णव और शैव धर्म, वैष्णव धर्म क्या है, इसका उद्गम कैसे हुआ, वैदिक और भागवत धर्म का समन्वय कैसे हुआ, पुराण कितने हैं, वो सारी चीजें हैं वो हमें इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा आपके छठा है भक्ति आंदोलन, और भक्ति आंदोलन ये हमें पढ़ना है, इसका वीडियो भी आपके आने वाला है। भक्ति आंदोलन की परंपरा में जैसे इस्लाम है, भक्ति आंदोलन के स्वरूप जैसे प्रवर्तक संत है, रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य है, रामानंद है, इसी प्रकार वल्लभाचार्य है, चैतन्य महाप्रभु है, नामदेव है, रेदास है, गुरु नानक दास है, तुलसीदास है, मीरा है, इन सभी भक्त कवियों के बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा 7वां आपके इसका चैप्टर होता है, खंड ए की बात चल रही है अभी, खंड ए में है ये, भारत में इस्लाम और सूफी धर्म, ये हमें पढ़ना है। और 8वां ये भी खंड ए में ही है। खंड ए में भी यही है कि भारतीय दर्शन और संस्कृति, यानी उसमें उपनिषदों का चिंतन और भगवत गीता के बारे में हमें पढ़ना है कि ब्रह्म और विश्व परमात्मा क्या है, जीव और जगत का विकास कैसे हुआ, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। अब सेकंड आपका जो खंड होता है, सेकंड खंड में आपके ये चीज है, रामायण महाभारत और पुराणों का सांस्कृतिक महत्व, रामायण महाभारत और पुराणों का सांस्कृतिक महत्व, जिसमें इसमें से रामायण हम पढ़ चुके हैं,
रामायण जो है वो हम पढ़ चुके हैं। रामायण का रचना काल क्या रहा, महाभारत का रचना काल क्या रहा, इनके दोनों में क्या अंतर है, और महाभारत काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी, वो सामाजिक दशा कैसी थी, यानी सारी चीजें वो हमें पढ़नी है। ये खंड बे चल रहा है, खंड बे में ये है। और अब आगे जाता है खंड बे में ही है, महाकवि कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में हमें पढ़ना है। इनका हमारे जो भारतीय इतिहास में कितना योगदान है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। प्राचीन भारत के सामाजिक आदर्श हमें पढ़ने हैं, जिसमें भारतीय परिवार है, परिवार के मुख्य आदर्श क्या है, परिवार के कार्य क्या है, ऋण क्या है, पंचमाहेयज्ञ क्या है, संस्कार क्या है, 16 संस्कार कैसे होते हैं, विवाह की 8 प्रणालियां कौन सी होती है, इसमें से जो है वो लगभग चैप्टर है वो आपके पढ़े हुए हैं, यानी इसमें अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगला चैप्टर है वर्ण व्यवस्था, और ये वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना, वैदिक और उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई उसका क्या असर रहा, भारतीय इतिहास में उनका क्या योगदान रहा, और आने वाले जितने भी जो अन्य जो धर्म थे उन धर्मों में क्या वर्ण व्यवस्था को अपनाया गया, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। इसके अलावा पढ़ना है आश्रम व्यवस्था, आश्रम कितने हैं, आश्रमों का विकास कैसे हुआ, आश्रमों में जैसे ब्रह्मचर्य है, जैसे ब्रह्मचर्य है, ग्रस्त है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। और 14वां इसका टॉपिक है पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ है, उन 4 पुरुषार्थों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, वो हमें पढ़ना है। मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ क्यों आवश्यक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके आ सकते हैं। 15वां है आपके 15वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज सुधार के जो आंदोलन हुए हैं, भारतीय समाज सुधार के आंदोलन जैसे राजा राम मोहन राय का है, इसी प्रकार जैसे ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, इसी प्रकार जैसे स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो हमारे समाज में सुधार के जो प्रयास किए गए हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले का है, और भी बहुत सारी जो यानी समाज सुधारक हुए उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। वैसे हम बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे। अब आपके जो खंड सी आ जाता है, खंड सी में आपके लिए भारतीय कला से संबंधित स्थापत्य कला, यानी हड़प्पा कला, हड़प्पाकालीन मूर्ति कलाएं और उनके बारे में पढ़ना है। मौर्य कला, पाटलिपुत्र स्थापत्य कला, सांची का स्तूप क्या है, यानी ये भरूच का स्तूप क्या है, मौर्य स्तंभ जो सारनाथ स्तंभ है वो क्या है, जैसे मूर्तिकला की जो शैलियां हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। मंदिर निर्माण की जो शैलियां है मूर्तिकला की, जिसको नागर शैली, द्रविड़ शैली, बैसर शैली कहा जाता है। कंदरा काल की जो गुफाएं हैं उसके बारे में पढ़ना है। वैसे इस पाठ के बारे में, कंदरा काल की गुफाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, और पढ़ा हुआ भी है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा है आपके काल के प्रभाव एवं चित्रकला, उसमें चित्रकला में शैल चित्रकला, अजंता चित्रकला और मुगल चित्रकला, ये 3 तरह की चित्रकलाओं के बारे में हमें पढ़ना है। एक टॉपिक है आपके, लास्ट टॉपिक जो है वो है आपके प्राचीन भारत में विज्ञान। प्राचीन भारत में विज्ञान में जैसे गणित और ज्योतिष विज्ञान, आर्यभट्ट के सिद्धांत, वराहमिहिर पंच सिद्धांतिका के सिद्धांत, चरक का जीवन परिचय, और चरक संहिता क्या है, आयुर्वेदिक सिद्धांत है, सुश्रुत का जीवन क्या है, सुश्रुत और चरक, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इतना काफी थोड़ा है, लेकिन आपको करना क्या है, जैसे ये मैंने आपको खंडवार बताए दिए हैं, तो इनमें से यदि आप जैसे 18 खंड है, 18 दिए हुए हैं, 18 में से आपको पिछले साल के जो प्रश्न आए हुए हैं उन खंडों को आपको, या पिछले साल जैसे मान जिस पार्ट में से प्रश्न आया है, तो उस पार्ट को आप थोड़ा सा एक बार छोड़ करके, जिस पार्ट में से सवाल नहीं आए हैं तो वो सवाल आप करें। वैसे आपके जो ये सवाल है उनमें जैसे लगभग मेरे हिसाब से सभी पाठों में से आते हैं। यदि आप कोई भी खंड में से, किसी भी खंड में से उठा करके यदि 3-3 पाठ याद कर लेते हैं तो भी आपके जो है आपका काम बन जाता है। कोई भी 3-3 पाठ यदि आप उठा करके याद कर लो, पूरे कंप्लीट याद होने चाहिए, तो भी आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि आज जब आप 3-3 पाठ करेंगे तो 9 पाठ हो जाएंगे, और 9 पाठों में से सवाल अवश्य ही आपके 70% जो है वो आ जाते हैं। कोई भी 9 पाठ आप देख सकते हैं। तो ये इसी तरह हमें ट्रिक काम में लेनी है। और वैसे अब मैं जल्दी आपको वही पाठ पढ़ाऊंगा जिन पाठों में से प्रश्न आपके लिए ज्यादा आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया है और आप समझ चुके हैं।
जय हिंद, जय भारत।